सासू माँ, अब खाना बनाने और डेकोरेशन के लिए बुक कर लीजिए। नया साल आने में कुछ दिन ही बचे हैं, या यूँ कहें कि कुछ ही वक्त बचा है। लेकिन उससे पहले 31st मनाने की तैयारी घर में चल रही है। घर के सभी सदस्य बाहर हॉल में बैठकर 31st मनाने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, तैयारी नहीं, प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि प्लानिंग ये सब लोग मिलकर करते हैं, पर तैयारी मुझे अकेले करनी होती है। मेरी शादी को अभी दूसरा साल ही चल रहा है, पर ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई, क्योंकि अभी मैंने अपना पिछला साल भी इसी घर में सेलिब्रेट किया था। सचमुच उस सेलिब्रेशन को तो मैं आज तक नहीं भूल पाई। उस वक्त भी ऐसी ही प्लानिंग हो रही थी, ऐसे ही पूरा परिवार बाहर बैठा था। मेरी सास मनोरमा जी, मेरे पति सुधीर, मेरी छोटी ननद मधुरा, ऐसे ही इन लोगों की प्लानिंग चल रही थी जैसे अभी इन लोगों की प्लानिंग चल रही है। और ऐसे ही मैं उस दिन भी इन लोगों के लिए चाय तैयार कर रही थी, जैसे आज मैं रसोई में इन लोगों के लिए चाय तैयार कर रही हूँ। उस प्लानिंग में भी मेरा कोई योगदान नहीं था, जैसे आज नहीं है, क्योंकि सासू माँ मुझे साथ में बैठने ही नहीं देती। सुबह जब पहली चाय लेकर मैं उन लोगों के साथ बैठी थी, तब भी उन्होंने मुझे घर के कामों के लिए रवाना कर दिया था। काम करने के बीच में ही बाहर से मधुरा की आवाज़ आ गई, अरे भाभी, चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़ी भी बना कर ले आना। चाय के साथ पकौड़ी खाने का अलग ही मज़ा है। बस फिर क्या था, अपना काम छोड़कर मैं लग गई पकौड़ी तैयार करने के लिए। पकौड़ी बनाने के साथ साथ दूसरी गैस पर चाय भी चढ़ा दी, पर मन में एक उत्साह था कि मैं भी तो सुनूं जाकर आखिर प्लानिंग क्या चल रही है। उन लोगों को चाय पकौड़ी देकर मैं अपनी चाय भी उन्हीं लोगों के पास लेकर बैठ गई, पर इतने में मुझे वहाँ बैठे देखकर सासू माँ ने टोका, अरे बहू, तुम यहाँ कहाँ बैठ गई? अभी तो खाने की भी तैयारी करनी है। सब घर पर ही हैं तो कुछ अच्छा ही बना लेना, वरना रोज़ तो कहाँ सब साथ बैठकर खाना खा पाते हैं। मैं हैरान थी कि पति और ननद किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं अपना चाय का कप लेकर रसोई में आ गई। इतना तो समझ में आ गया था कि सासू माँ मुझे साथ नहीं बिठाना चाहती। जैसे तैसे अपनी चाय गटकी और खाने की तैयारी में लग गई। आखिर खाना तैयार कर एक बार उन लोगों से पूछ आई, आप लोग खाना खा रहे हो तो मैं गर्मा गर्म पूरियाँ तल दूँ। अरे बहू, ये भी भला कोई पूछने की बात है? 12 बजने को आए, खाना तो खाएंगे ही ना। जा फटाफट पूरियाँ तल दे। बस फटाफट पूरियाँ तल कर उन्हें खाना खिलाया। उन लोगों को खाना खिलाने के बाद अपनी थाली लगाकर मैं अपने कमरे में आ गई। अभी पहला निवाला तोड़कर मुंह में लिया ही था कि इतने में बाहर से सासू माँ की आवाज़ आई, अरे बहू, यहाँ पूरा परिवार बैठा है, यहाँ आकर खाना खा ले। अकेले कमरे में क्या तेरा मन लग रहा है? थोड़ा परिवार के साथ भी बैठकर शायद मुझे भी ये लोग अपनी प्लानिंग में शामिल कर रहे हैं। यही सोचकर खुशी खुशी मैंने अपनी थाली उठाई और बाहर आ गई। बाहर आकर खाना खाना शुरू ही किया था कि इतने में सासू माँ ने भी बोलना शुरू किया, देख बहू, ये तेरा पहला नया साल है इस घर में। हम भी सोच रहे हैं कि थोड़ा सेलिब्रेशन कर लें। सब कुछ तुझे ही संभालना है। हम सब तुझ पर बहुत विश्वास कर रहे हैं, देख कोई कमी ना हो। सासू माँ ने अपनी बातों को चाशनी में लपेट कर कहा, और मैं उनकी बातों से खुश होकर बोली, मम्मी जी, आप परेशान मत हो, बस आप तो बताओ कैसे क्या करना है, मैं कर लूँगी। देख बहू, तेरी बड़ी ननद वृंदा और उसका परिवार तो आएगा ही, साथ में उसके सास ससुर भी आएंगे, कुछ मधुरा और सुधीर के दोस्त भी आएंगे। मेरा एक अकेला भाई है, इसी शहर में रहता है, तो वो उसके परिवार के साथ यहाँ आएगा। अब तेरे परिवार को भी बुला लेते बहू, लेकिन क्या करें, तेरा मायका ही दूसरे शहर में है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं भी समझ सकती हूँ, पर कितने लोग हो जाएंगे? देख बहू, ज़्यादा नहीं, पर कम से कम 20 लोग तो हो ही जाएंगे। 20 लोगों का
सुनकर मैं थोड़ी हैरान थी कि इतने लोगों का खाना कैसे बनेगा। सासू माँ शायद मेरे मन की बात समझ गई तो बात को संभालते हुए बोली, अरे बहू, फिक्र क्यों करती है, हम सब मिलकर काम करेंगे तो हो जाएगा। कोई पहली बार थोड़ी ना कर रहे हैं, सब कुछ आराम से हो जाएगा, तू फिक्र मत कर। बस सासू माँ के शब्दों को सुनकर मैं बेफिक्र हो गई। लेकिन सेलिब्रेशन के दिन मधुरा जरूरी प्रोजेक्ट का बहाना कर अपने कॉलेज रवाना हो गई। वहीं सुधीर ऑफिस में जरूरी काम का कहकर ऑफिस चले गए। पीछे सासू माँ ने जैसा जैसा समझाया मैंने घर डेकोरेट कर दिया। घर के डेकोरेशन में ही काफ़ी थक चुकी थी। आधा दिन निकल चुका था, लेकिन अभी तो खाना बनाना बाकी था। अभी तक सुधीर और मधुरा में से कोई भी घर लौटा नहीं था। सासू माँ ने फिर अपने शब्द चाशनी में लपेट कर बोले, बहू तू थक गई होगी, पर क्या कर सकते हैं, दोनों को अचानक से काम आ गया तो एक काम करते हैं, बच्चे तो पता नहीं कब तक आएंगे, मीठा तो मैं बाहर से ले आती हूँ, तब तक तुम थोड़ी बहुत खाने की तैयारी कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि मेहमान ही आने लग जाएं। मुझे समझाकर सासू माँ अपना बैग उठाकर रवाना हो गई और मैं रसोई में अपने काम पर लग गई। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से मैं रसोई में अकेले काम कर रही थी। घर में कोई नहीं था। जैसे तैसे मटर पनीर, दाल मखनी, दम आलू और फ्राइड राइस बनाकर रखे ही थे कि अचानक डोरबेल बजी। जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने वृंदा दीदी, जीजा जी और उसके सास ससुर और बच्चे खड़े थे। आखिर मैं उन्हें आदर के साथ घर में ले आई और पानी पकड़ाकर चाय बनाने रसोई में आ गई। इतने में सासू माँ भी आ गई और सामान रसोई में रखकर जाकर वृंदा दीदी के ससुराल वालों के साथ बैठ गई। सबको चाय पकड़ाने के बाद मैं रसोई में आटा गूंथने के लिए आ गई। थोड़ी देर में सुधीर और मधुरा भी आ गए। थोड़ी उम्मीद बंधी कि ये लोग मेरी मदद करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी ने रसोई में आकर देखा तक नहीं कि मैं अकेले कैसे क्या मैनेज कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद मामा जी का परिवार भी आ गया और सुधीर और मधुरा के दोस्त भी आ गए। ना मैं कपड़े चेंज कर पाई, ना ही मैं तैयार हो पाई। बस मैं इन लोगों को चाय पानी परोसने में ही लगी रह गई। थोड़ी देर बाद इन लोगों ने केक कटिंग किया, तब भी मैं रसोई में कढ़ाई चढ़ाने में लगी रह गई। इन लोगों ने बाहर केक कटिंग और सेलिब्रेशन के वक्त काफ़ी फ़ोटो भी क्लिक किए। मुश्किल से मैं 2-3 फ़ोटो में ही आ पाई, वो भी इस कारण कि वृंदा दीदी के सास ससुर ने मुझे बुला लिया। मैं बस रसोई में ही लगी रह गई। इन लोगों ने मेरी मदद नहीं की। अरे नहीं, थोड़ी बहुत मदद की थी खाना परोसने में। कैसा सेलिब्रेशन था वो, जिसमें इन सब ने सेलिब्रेट किया, जबकि मैंने तो खाना भी अकेले रसोई में बैठकर खाया था, क्योंकि मेरे खाना खाने तक तो ये लोग थक चुके थे और अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए थे। मैं घर में नई बहू थी, मेरी भी कुछ उम्मीदें थी। नया साल का सेलिब्रेशन मुझे भी करना था, पर सब कुछ उम्मीद के विपरीत हुआ। मैं तो सिर्फ एक कार्यकर्ता बनकर रह गई, जिसके ऊपर सिर्फ जिम्मेदारी थी और बदले में उसे कुछ मिला भी नहीं। मैं अभी भी पिछले साल की कड़वी यादों में खोई ही थी कि इतने में बाहर से सासू माँ की आवाज़ आई। वो मुझे बाहर बुला रही थी। ज़रूर उनकी प्लानिंग पूरी हो गई होगी। अब कैसे क्या करना है वो समझाने के लिए मुझे बाहर बुलाया जा रहा था। जैसा कि वो हमेशा करती हैं, अपने शब्दों को चाशनी में लपेटकर फिर उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया। देख बहू, पिछली बार सेलिब्रेशन कितना अच्छा हुआ था, इस बार भी सबको हमसे बहुत उम्मीदें हैं। हम इस बार भी कुछ नया और अच्छा करेंगे। यही तो ज़िंदगी भर की यादें होती हैं जो ज़िंदगी को खुशनुमा बना देती है। पर इस बार चाशनी तो क्या, पूरी शक्कर की फैक्ट्री के अंदर सासू माँ नहा कर के आ जाती तो भी मैं उनकी बातों में आने वाली नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि
सब कुछ मेरे कंधे पर रख दिया जाएगा, इसीलिए पहले से ही सावधान थी। जैसे ही सासू माँ ने कहा कि इस बार भी 20 लोग हो जाएंगे, तो बात को मन में ना रखकर मैंने मुंह पर ही कहा, लेकिन मम्मी जी, इस बार खाना बनाने वाला और डेकोरेशन करने वाला ज़रूर बुक कर लीजिएगा। अरे इसकी क्या ज़रूरत है, हम सब मिलकर कर लेंगे ना। पिछली बार भी तो कितना अच्छा सेलिब्रेशन हुआ था, तब भी हमने बाहर से थोड़ी ना किसी को बुलाया था। सेलिब्रेशन वो क्या होता है मम्मी जी? मुझे तो पता ही नहीं चला कि सेलिब्रेशन हुआ था। मैं तो दिन भर बस काम में ही लगी रह गई थी, पर मेरी तो किसी ने मदद नहीं की थी। खाना बनाने वाले को बुलाने की क्या ज़रूरत है, हम सब मिलकर कर लेंगे ना। पिछले साल तो ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए जाना पड़ गया था, सुधीर ने कहा। और भाभी, आपने अकेले कहाँ किया था, हमने भी तो मदद की थी। खाना हमने ही तो परोसा था। मधुरा भी बीच में ही बोली, देख लीजिए, जैसी आप लोगों की मर्जी। वैसे भी जो पिछली बार हुआ वो इस बार नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ और आप लोग ज़रूरी काम से बाहर गए तो मैं भी सब काम छोड़कर मूवी देखने चली जाऊंगी। फिर आप जाने, आपके मेहमान जाने। मेरा स्पष्ट रुख देखकर सब लोग समझ गए थे कि अब ये बातों में आने वाली नहीं है, इसीलिए मिलकर काम करने की जगह सबने खाना बनाने वाले को ही बुक करना ठीक समझा। आखिर बीता साल एक सीख दे गया कि जब तक खुद के लिए खुद नहीं बोलेंगे, कोई तुम्हारी सुनेगा नहीं। बस बीते साल की सीख लेकर मैं उम्मीदों का दामन पकड़े नए साल के लिए तैयार थी, नई उम्मीदों के साथ सेलिब्रेशन करने के लिए।